सो लेट गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू करते हैं तो हमारा 7th क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड्स टू इट्स मेथड एंड वैलिडिटी एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द जस्टिफाइज बिलीफ एंड ओपिनियन इज नोन एज। ठीक है, तो द थ्योरी ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड्स टू इट्स मेथड एंड वैलिडिटी एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइज बिलीफ एंड द ओपिनियन इज नोन एज। हिंदी में कहते हैं कार्य प्रणाली और वैधता और न्याय संगत मत और विचार के बीच भेद के संदर्भ में ज्ञान का सिद्धांत डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखो इसका आंसर है एपिस्टेमोलॉजी। अब इसको क्वेश्चन को समझो। देखो नॉलेज कैसे मिलती है, यही तो बोला, थ्योरी ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड्स टू मेथड एंड वैलिडिटी एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइड बिलीफ एंड ओपिनियन इन इट। मतलब जो भी आपका ज्ञान का सिद्धांत है, ठीक है, वो कार्य प्रणाली, वैधता, न्याय संगत मत या विचार के बीच के भेद के संदर्भ में ज्ञान सिद्धांत को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब नॉलेज इसमें सीधा सीधा बताएंगे नॉलेज आपको कैसे मिलती है, उसका मेथड क्या है, वैलिडिटी है उसकी या नहीं है, या बिलीफ और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है आपस में। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये बताती है एपिस्टेमोलॉजी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो नॉलेज है वो हमें कैसे मिलती है, ठीक है, कैसे मिलती है, ये हमें कौन बताता है, ये बताती है हमें एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, ये सब स्टडी ही बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी करती है। तो अगर मैं इसको और सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये सिर्फ ये पूछती है कि भाई नॉलेज का स्टडी किसकी स्टडी करेगी, लॉजी मतलब स्टडी, किसकी स्टडी करेगी, स्टडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि आखिर नॉलेज है क्या, ठीक है, ये क्या है, ये कौन बताएगा, क्या कौन स्टडी करेगा, एपिस्टेमोलॉजी। कैसे मिलती है नॉलेज, हमें कैसे मिलती है, ठीक है, तो ये भी कौन बताएगी, एपिस्टेमोलॉजी बताएगी। कौन सी नॉलेज सही है या गलत है, उसकी वैधता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है, उसकी मतलब वैधता क्या है, तो ये कौन बताएगा, ये भी स्टडी ऑफ नॉलेज मतलब एपिस्टेमोलॉजी में लगेगी। बिलीफ, उसका ओपिनियन क्या है, कैसा है, कैसे दूसरों से अलग है, ये सब चीज़ें कौन बताएगी, ये एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। मतलब एपिस्टेमोलॉजी को ऐसे समझो कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जैसे प्लेटो हुए, ठीक है, उन्होंने जो है नॉलेज को बोला कि नॉलेज जो है वो एक जस्टिफाइड बिलीफ है। जस्टिफाइड क्या है, बिलीफ है। जॉन लॉक हुए उस टाइम पे, जॉन लॉक क्या बोलते हैं, जॉन लॉक बोलते हैं कि नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से आती है, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नॉलेज हमें कैसे मिलती है, एक्सपीरियंसेस से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो थिंकर्स थे एपिस्टेमोलॉजी के। तो जैसे मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मैं कहता हूं कि आज बारिश होगी, तो मतलब आज बारिश होगी ये मेरी क्या है, ये मेरा हो सकता है मेरा एक गैस वर्क है, या फिर मेरा हो सकता है एक ओपिनियन हो। अगर यही चीज़ मैं प्रूफ कर दूं कि आज बारिश होगी, या फिर मैं उसका कोई डाटा ओरिएंटेड कुछ दिखा दूं, रिसर्च रिपोर्ट जो भी XYZ, तो वो क्या हो गया, वो मेरी नॉलेज हो गई, है ना। मैं सिर्फ ये बोल दूं कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो मेरा एक ओपिनियन है, ये एक नॉलेज नहीं है, ये मेरा एक ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं उसे प्रूफ और डाटा ओरिएंटेड रखूँ नॉलेज को, तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरी नॉलेज हो गई। क्लियर, तो इसे ही कहते हैं हम स्टडी ऑफ नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते में देखने को मिलेगा हमें इंपीरियलिज्म। देखो अब ये चीज़ रिपीट हुई यहाँ पे, ये चीज़ नोटिस करो, पहले 1 मिनट में इसको डिलीट कर दूँ। ओके, दिस इज डिलीटेड। ओके, अब देखो ये हमने देखो जो इंपीरियलिज्म है ये रिपीट हुआ है। कैसे रिपीट हुआ, आप जब मैंने पहला वाला लेक्चर लिया था तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एम्पिरिसिज्म के बारे में, है ना। तो एम्पिरिसिज्म क्या था, हम जो भी चीज़ किससे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस से। तो मतलब ये तो ऑप्शन यहाँ वैसे ही कट गया, मतलब ये होता है PYQ को फ़ायदा। तो एम्पिरिसिज्म हो गया कि आप जो एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, कैसे, वो कि सेंसेस से। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में मतलब जो भी बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है, वो 3-4 साल का है, 3-4 ईयर्स का, अगर उसके मुंह में आइसक्रीम रख दो तो वो उस आइसक्रीम कटर अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा कि वो ठंडी होती है ना। क्लियर हुआ। अब फॉर एग्जांपल, और अगर चलो बच्चों का एग्जांपल था, अगर मैं आप सीनियर का एग्जांपल लूँ, बड़ों बच्चों का एग्जांपल लूँ, तो आप उसको ऐसे कह सकते हो कि आग, फायर है, फायर में हाथ लगाओगे आपको तभी पता लगेगा कि वो गर्म होती है, टच करके देखोगे तभी तो पता लगेगा कि वो गर्म है, नहीं तो क्या पता किसी को। तो मतलब आपने एक्सपीरियंसेस करा अपने सेंसेस से। ठीक है, हमारे कितने सेंसेस होते हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, फिर इसी से जुड़ता हुआ कॉन्सेप्ट देखा था हमने रेशनलिज्म का, है ना। रेशनलिज्म में क्या होता है, जिसमें आप लॉजिक एंड थिंकिंग करते हो, ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के कोई भी चीज़ नहीं करते। क्लियर है, जैसे मैथ में 2 + 2 4 होता है ना, ये बिना एक्सपीरियंसेस के कैसे पता लगेगा आपको। क्लियर है,
तो रेशनलिज्म। फिर आते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होती है? मेथडोलॉजी में हो गया कि रिसर्च का मेथड, जो मतलब कैसे स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, हाउ टू स्टडी समथिंग, कुछ भी मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे स्टडी करते हो, मतलब रिसर्च का एक तरीका है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी। क्लियर है? एपिस्टेमोलॉजी आप समझ गए हो। अब बात आती है एथनोमेथोडोलॉजी। अब इसको क्या कैसे देखते हैं हम एथनोमेथोडोलॉजी को? जो भी हमारे डेली लाइफ के क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, है ना। डेली लाइफ के जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब टू स्टडी, है ना। टू स्टडी किसकी? एथनो मेथोडोलॉजी, मतलब डेली लाइफ के जो भी हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं हम उनको स्टडी करते हैं। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो आपके 26 थिंकर्स में भी है, हैरोल्ड गारफिंकल। क्लियर है ना। इन्होंने क्या बोला? नॉलेज, ये नॉलेज थ्योरी नहीं है ना, यही बोला था ना। नॉलेज जो थ्योरी नहीं है, आप डेली इंटरेक्शन से इंडिविजुअल के जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं डेली लाइफ में आप उसकी स्टडी करते हो, उसे कहते हैं एथनोमोलॉजी। क्लियर हुआ? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस 6 नंबर का 7 से स्टार्ट करा तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, देखो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, वेयर पीपल आर इन लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलेशनशिप एंड दे एंड अदर पीपल रिगार्ड देम एज अ कपल बट दे लिव सेपरेटली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम रिफर्स टू। जब लोग एक दीर्घकालीन साथी संबंध में होते हैं और वे एवं अन्य लोग उन्हें एक युगल की तरह मानते हैं परंतु अधिकांश समय पृथक रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं, डैश के रूप में संदर्भित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको आप क्या कहते हो? देखो, मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलेशनशिप है, मतलब लॉन्ग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। दे एंड अदर पीपल रिगार्ड एज, और उन लोगों को जो बाहरी लोग हैं वो एज अ कपल की तरह देखते हैं, बट दे लिव सेपरेटली, बट वो क्या अलग अलग रहते हैं। तो इंटीमेट एंड फैमिलियल रिलेशनशिप, मतलब इंटीमेट और फैमिलियल तो मतलब पास पास ही रहेंगे, इंटीमेसी तो और ही पास रहेंगे भाई रिलेशनशिप है। लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप, मिक्सड रेस की तो यहाँ बात ही नहीं, फैमिली रिलेशनशिप, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि एक कपल जो भी रिलेशनशिप में होता है मतलब वो कमिटेड है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं, तो इट इज़ अ बेड सूटेड आंसर फॉर दिस। ठीक है, अब सिंपल लाइन में मैं आपको बताऊँ, साथ हैं पर एक ही घर में नहीं रहते, वो साथ हैं बट एक ही घर में नहीं रहते। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स कैसे हो गए? जैसे कि मानो कि इसके कोई की फीचर्स हो गए कि कमिटमेंट तो है भाई, ठीक है, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप सीरियस है और लॉन्ग टर्म से है, तो कमिटमेंट नहीं, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है। दूसरा इसका की फीचर हो गया कि सोशल रिकॉग्निशन भी है ना, सामाजिक मान्यता भी है, फ्रेंड और फैमिली अंकल कपल के रूप में इन दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को क्या है देखते हैं। क्लियर है? फिर तीसरा है सेपरेट हाउस होल्ड, मतलब अलग घर में रह रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हाउस होल्ड। क्लियर? तो सेपरेट हाउस होल्ड में अलग अलग घर में भी रह रहे हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक मुंबई में, एक बनारस में, ठीक है, तो ऐसे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ इतना आपको समझ में आ गया लिविंग अपार्ट रिलेशनशिप। अब हम थोड़ा सा ना क्या करते हैं, हम फैमिली के बारे में देख लेते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ठीक है, परिवार का समाजशास्त्र देख लेते हैं, सोशियोलॉजी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहीं कवर कर लेते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ठीक है, तो बात करते हैं हम। अब देखो सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में क्या होता है, हम स्टडी किसकी करते हैं कि भाई जो हमारी फैमिली वो क्या है ना, कैसे बनती है, या फिर ये फैमिली जो है, फैमिली सिस्टम कैसे जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है ना। तो उससे पहले हम फैमिली समझते हैं। तो फैमिली क्या है? फैमिली वो है एक सोशल प्राइमरी इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ सोशलाइजेशन होगा, है ना, प्लस इमोशनल सपोर्ट होगा। तो RSE फैमिली वो है जहाँ एक सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे RSE होगा, मतलब रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन एंड इमोशनल सपोर्ट होगा। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका नाम है मर्डॉक। ठीक है, उन्होंने फैमिली को कैसे देखा? उन्होंने फैमिली को एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट की तरह देखा। ठीक है, एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। और सेम एक और थिंकर है, इसको भी याद रखना आप, जिनका नाम है टेलकॉट पार्सन फैमिली को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं फैमिली के भाई दो मेन फंक्शन है, फैमिली के कौन से हैं? दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है उनका सोशलाइजेशन करना, ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन,
ठीक है, और दूसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट्स। तो डबल एस स्क्वायर से याद रख लो, टेलकोट पासन को, कि सोशलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट। तो इसको इस तरीके से देखते हैं। क्लियर हुआ फैमिली के बारे में, फैमिली कैसे बनती है, क्या फैमिली के बारे में सोशोलॉजी स्टडी करती है, फैमिली क्या होती है, और उसके दो थिंकर्स भी हमने देख लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली। अब देखो फैमिली का कैसे टाइप हो गया, फैमिली के हमारे दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक तो होता है हमारा न्यूक्लियर और दूसरा होता है जॉइंट फैमिली। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये किसके आधार पे हो गई, ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर के आधार पे, कि भाई क्या स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बात करूं अथॉरिटी के आधार पे फैमिली कैसी होती है। तो अथॉरिटी के आधार पे होती है कि पैट्रियार्कल, मतलब पितृतात्मक, मतलब जिसमें मेल डोमिनेट रहेगा, और दूसरी होती है मैट्रियार्कल, ठीक है, जिसमें मातृसत्तात्मक होती है, जिसमें मदर जो है डोमिनेट करती है ना। फिर एक हमारी फैमिली होती है डिसेंट के आधार पर। डिसेंट मतलब हो गया कि इसका बेसिस हो गया कि पितृवंश से आ रही है या मातृवंश से आ रही है। ठीक है, डिसेंडेंट कहाँ से आ रही है, तो पैट्रीलिनियल, और दूसरा हो गया मैट्रीलिनियल, है ना। फिर बात करते हैं हम, ये आपको फैमिली का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब भाई फैमिली बन रही है तो मैरिज से भी कुछ रिलेशंस होगा ना, कि फैमिली सिर्फ एक तो आपके माता पिता की फैमिली हो गई, एक जब आप बड़े हो गए आपका शादी वगैरह होगी, है ना, तो वहाँ से आपकी एक फैमिली बनेगी। तो वो किसके थ्रू बनेगी, वो बनेगी मैरिज के थ्रू। तो हम मैरिज को भी देख लेते हैं यहीं पे, है ना। मैरिज, तो मैरिज क्या है, मैरिज देखो बेसिकली ऐसा मान लो कि एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशन है, सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है। ये हो गया क्या, मैरिज। ठीक है, अब मैरिज के भाई हमारे दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स। ठीक है, अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला हो गया हमारा मोनोगैमी, दूसरा हो गया पॉलीगैमी। मोनोगैमी में एक वाइफ, पॉलीगैमी में मल्टीपल वाइफ्स, है ना, यही तो होता है। अब पॉलीगैमी में भी दो तरीके के होते हैं, एक पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। ठीक है, पॉलीएंड्री में क्या होगा भाई, एक इसमें तो पॉलीगैमी में क्या हो गया कि हमारा एक मैन है और मल्टीपल वाइफ्स हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीएंड्री में क्या होता है, पॉलीएंड्री में होता है कि एक विमेन है और मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। अब ये आप मेरे को बताओगे कि कौन सी ट्राइब है जिसमें ये होता है। मैं आपको लोकेशन भी दे देता हूँ, एक तो उत्तराखंड की एक ट्राइब है, आप मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, देन मैरिज समझ गए, क्लियर हुआ। देखो और भी इन डेप्थ में प्रतिलोमा, अनुलोमा, उसको आप थोड़ा इन डेप्थ में देख लेना, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर भी हो जाएं और आपको समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है, कितना पता होना चाहिए, क्या पता नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं भाई, फंक्शंस किसके, फंक्शंस ऑफ फैमिली के। क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शन को हो गया कि हमने बताया था, एक तो RES पढ़ा था। ठीक है, RES पढ़ लिया था, तो वही हमारे फंक्शन है, जैसे कि हो गया रिप्रोडक्शन, हो गया सोशलाइजेशन, हो गया एक हमारा इकोनॉमिक इमोशनल सपोर्ट हो गया हमारा, और सोशलाइजेशन हो गया। इसमें आप और भी जोड़ सकते हो कि रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी एक हमारा हो गया। फिर हमारा हो गया इकोनॉमिक सपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब देखो हमारे कुछ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं ना, अब कंटेम्प्रेरी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है उसमें पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज ऑफ किसके, फैमिली के हो रहे हैं ना, कि भाई जो मॉडर्न सोसाइटी आ रही है उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी आ रहा है। अब जॉइंट से पहले हमारी होती थी सोसाइटी, मतलब फैमिली, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में आ गई। अब वुमेन की वर्किंग हो रही है, मतलब जेंडर रोल चेंज हो रहे हैं, डाइवर्स रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, क्लियर है। तो देखो अब इसमें बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ बोला है इस चीज़ को लेके। तो जैसे हमारे कुछ थिंकर्स थे कि विलियम जे गोडे थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती है, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना उससे न्यूक्लियर फैमिली क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर हमारे एंथनी गिडन्स भाई साहब हैं, ये तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इन्होंने फैमिली के बारे में बोला कि अब जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारी रिलेशनशिप है वो हमारी कैसी हो गई, वो चॉइस बेस्ड हो गई है। कैसी हो गई, चॉइस बेस्ड, है ना, तो चॉइस बेस्ड हो गई है। फिर मॉडर्न में और कैसे रिलेशनशिप आ रहे हैं, है ना, वो कैसे रिलेशनशिप आ रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि लिव इन रिलेशनशिप,
डिलीवरी रिलेशनशिप आ गया जिसमें सहजीवन हो गया। फिर ये तो हमारा एक हो गया। फिर हमारा दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप, ठीक है, इसकी भी आप जानते हो। फिर आपका हो गया सेम सेक्स, ये भी काफ़ी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट भी दिया। वो क्या जजमेंट है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा बहुत आप भी अपडेट रहो, है ना। फिर ये क्लियर हुई ये सारी चीज़ें आपको कि ये मॉडर्न टाइम्स की हमारे क्या है रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरीके से हमारी फैमिली जो है एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। क्लियर है, ओके। फिर इसमें एक और आता है किनशिप। किनशिप क्या होता है? ब्लड और मैरिज के थ्रू जो भी हमारे रिलेशनशिप बन रहे हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भाई भतीजा, ब्लड और मैरिज के थ्रू जो भी हमारे क्या बन रहे हैं, रिलेशंस बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं भाई भतीजावाद या किनशिप। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्जैग्यूनियस और मतलब रक्त संबंधित, जिसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मतलब रक्त संबंध, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी एफिनल, इसको याद रखना, एफिनल मतलब जो भी वैवाहिक संबंध के थ्रू जो आती है हमारी, जो मैरिज के थ्रू आती है, मैरिज और ब्लड, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, क्लियर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जेंडर और फैमिली के बारे में। फैमिली में जो जेंडर रोल होता है, ठीक है, उसके लिए कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि NOK, ये आपको कई बार मिलेगा, मैं यहीं पे आपको एक बार समझा देता हूँ तो आपको यहीं क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को। क्लियर हो गया ना किनशिप के बारे में, दो टाइप की होती है, एफिनल और कॉन्जेग्यूनल मतलब रक्त संबंधित, और एक वैवाहिक, ठीक है। फिर हम किसकी बात कर रहे थे, फैमिली में कुछ हमारे जो जेंडर रोल्स होते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जेंडर प्लस एंड फैमिली, है ना, तो फैमिली में जेंडर रोल्स को हम देख लेते हैं भाई कैसे क्या होता है। अब जैसे जेंडर रोल मतलब पापा का काम कुछ और होता है, मदर का काम कुछ होता है, बट वो मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके लिए एक थिंकर है जिसके एन ओकले, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जेंडर रोल सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। कैसे हैं जेंडर रोल जो है वो सोशली, है ना, कंस्ट्रक्टेड है, समाज ने उसको बनाया है, ठीक है। और एक सिमोन दी बोरे हैं, सिमोने दी ब्यूवर, ये बोलते हैं कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम अ वुमेन, जो पैदा नहीं हुआ वो कौन है, वो विमेन है, ये इन्होंने बोला। तो ये आपसे कभी भी स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि इसको याद रखना, वन इज़ नॉट बॉर्न, जो पैदा नहीं हुआ, बट बिकम्स अ वेमेन, तो ये आपसे पूछ लेगा ये किसने कहा है। इसको ऐसे याद रख लो, उनका आउटपटांग सा नाम है बिवोर, बिवोर करके याद रख लो, सिमन दी बिवोर, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि जो ट्रेडिशनल में वुमेन्स है वो हाउस वर्क बनेंगे, और जो मॉडर्न में है वो वर्किंग और इंडिपेंडेंट वुमेन होंगी। तो ये सोसाइटी में जेंडर रोल्स में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और अब कंटेंट में ये भी चीज़ें हैं कि जो हमारा डाइवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, जनरेशन गैप्स हैं, वो सब आप कर ही लोगे। तो बेसिकली आपको फैमिली और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, हमने यही ये टॉपिक कवर कर लिया है, क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि वाई डू यू कॉल अ वर्कर हु जॉब इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग अदर टू कंज्यूम गुड्स सर्विस एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि why do you call a worker whose job involve encouraging others to किसके लिए, to consume goods services cultural and products। आप क्या बोलोगे उन वर्कर को जिनका जॉब इन्वॉल्व होता है कि दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो कंज्यूम करें गुड्स को, सर्विसेज को, कल्चर प्रोडक्ट्स को, है ना। तो देखो गिग वर्कर तो नहीं होते, वो तो फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है, जो भाई ऑफिस नहीं जाते रेगुलर और टारगेट बेसिस पे काम ले लेते हैं, करके दे देते हैं, ठीक है। मैनेजरों का ये काम होता नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। कल्चरल रिप्रोडक्शन एजेंट एंड कल्चरल इंटरमीडिएटरी, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कल्चरल रिप्रोडक्शन एजेंट्स कौन होते हैं, मतलब ये वो रोल प्ले करते हैं जो कंज्यूमर्स को फोकस करते हैं कि द काइंड ऑफ अ रोल हेल्प इन, मतलब जो स्प्रेड करते हैं, मेंटेन करते हैं कंज्यूमर के कल्चर को, है ना। इसको ऐसे समझो कि कोई इन्फ्लुएंसर है, एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सोशल मीडिया प्रमोटर है, वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना कि आप भाई ये वियर करो, इस कपड़े को पहनो, या फिर ये चीज़ें खाओ, ये वॉच बहुत अच्छी है, यही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, रिप्रोड्यूस कर रहा है किस चीज़ को, इन चीज़ों को, कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो, उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो कि कल्चर में ये चीज़ें और इम्बाइब हों, कल्चर में ऐसा इम्बाइब हो कि लोग इसको कंज्यूम करें, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, कल्चर में क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है किन चीज़ों को,
जैसे कि आप क्या पहनो क्या नहीं पहनोगे, है ना, वो डिसाइड करवा रहा है आपको कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको मतलब ये खाने की चीज़ें हैं, ये पहनने की चीज़ें हैं, इस चीज़ को ख़रीद लो, ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। तो ये क्या होगा, कल्चर में रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो कल्चर रिप्रोडक्शन एजेंट। क्लियर हुआ, एजेंट। तो ये आपका ये ऑप्शन होगा। और कल्चर मीडिएटरी क्यों नहीं होगा, तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है कि पीपल जो है वो कनेक्ट करते हैं प्रोडक्शन से और कंजप्शन से। इंटरमीडिएटरी हो गया ना, इंटरमीडिएटरी कल्चर में क्या हो गया, जो पीपल जो लोग हैं वो कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन से। और उससे क्या होता है, इन्हीं दोनों चीज़ों से शेप होती है। क्या चीज़ शेप होती है, आपके जो भी टेस्ट हैं सोसाइटी में कल्चर को लेके, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चीज़ें शेप होती हैं। कौन करता है, वो कल्चरल इंटरमीडिएटरीज होती हैं। जैसे कि फैशन स्टाइलिस्ट हो गए, ठीक है, फैशन स्टाइलिस्ट हो गए, फिर आपके एडवर्टाइज़र्स हो गए, मीडिया प्रोफेशनल्स हो गए, ये चीज़ें आपकी क्या शेप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी था क्वेश्चन, इन दोनों में से एक हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि पीपल हु कनेक्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, मतलब इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और उससे शेप करते हैं आपके लाइफ स्टाइल और टेस्ट को, तो वो कौन हो गए, कल्चर इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, जो भी पीपल ऐसा करते हैं। लेकिन कल्चरल रिप्रोडक्शन एजेंट कौन से हो गए, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो दोबारा से लेके आ रहे हैं आपके कल्चर में कि भाई आप ये चीज़ पहनो, बार बार चेंजेस करके लेके आ रहे हैं ना, तो उसे कहते हैं कल्चरल एजेंट्स। क्लियर हुआ। गिग वर्कर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो गए, ऊबर ड्राइवर हो गए, फ्रीलांसर डिज़ाइनर्स हो गए। मैनेजर का आपका काम अलग होता है। मैनेजर क्या करता है, जो चीज़ों को वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑफिस मैनेजर है ना, HR मैनेजर, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हो गई। क्लियर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें 9th नंबर क्वेश्चन। सपोज अ क्लर्क ट्राइज टू अपीयर बिजियर देन ही और शी एक्चुअली is when a supervisor happened to be watching. Erwin Goffman would study that behavior from what approach? तो देखो एरविन गॉफमैन के बारे में पूछ लिया है ना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थिंक है। देखो एरविन गॉफमैन आप जानती हो कि ये मतलब इन्होंने उस पर बात करी कि लोग रोल प्ले कैसे करते हैं, मतलब ड्रामेटोलॉजी थ्योरी इन्होंने दी थी, नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण है ना, इन्होंने दिया था। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्लर्क बॉस के सामने ज़्यादा बिजी दिखने की एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है दूसरों के अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई मैं वहाँ पे कैसा लगूंगा, मतलब अपना इंप्रेशन बनाने की सोच रहा है वो, यही चीज़ हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें यह है कि एरविन गॉफमैन इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे। तो देखो एरविन गॉफमैन इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखो पहले तो हम ऑप्शन से देखते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच, कि साइकोलॉजिकल के थ्रू पढ़ेंगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। फंक्शनलिस्ट के लिए, क्योंकि फंक्शनलिस्ट नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ काम कर रही है, फंक्शनलिस्ट की कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो मार्क्सियन कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज वगैरह, तो उससे भी नहीं होगा। तो इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी के इंटरेक्ट कर रहा है ना, किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो मैनेजर है उसका, एक वो क्लर्क है, उसके सामने एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का एक इंटरेक्शन है एक तरीके का, मतलब तो गॉफमैन हमेशा ना एक लाइफ को एज अ स्टेज जैसे है वैसे देखते हैं, और लोग एक्टर्स की तरह उन्हें वो देखते हैं, तो उसी तरीके से लोग बिहेव करते हैं। हम अपना बिहेवियर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोग हमें एक सर्टेन वे में ही देखें, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेक्शनिस्ट अप्रोच, है ना। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, इंटरनेक्शनिस्ट अप्रोच की। अब थोड़ा सा हम एरविन गॉफकिन की जो ड्रामेटोलॉजिकल थ्योरी है हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, ड्रामेटोलॉजी थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो लोग हैं उनका जो की आइडिया था वो ये था कि फ्रंट स्टेज है, एक तो मंच के सामने होती है, बैक स्टेज होती है। तो फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज में क्या होता है, जब लोग आपको देख रहे हों आप वैसे बिहेव करते हो जैसे इसमें हो रहा है, बॉस आपको देख रहा है और आप अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हो। लेकिन बैक स्टेज में क्या होता है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, तो बॉस जब चला जाता है तो जो क्लर्क है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो अब इसी को क्या कहते हैं हम, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, है ना। जैसे दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए क्लर्क क्या कर रहा है, अपने आप को फ्रंट स्टेज पर चेंज कर ले रहा है। मतलब क्लर्क चाहता है कि बॉस सोचे कि वो हार्ड वर्किंग है, यही उसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है।
बट फंक्शनलिस्ट में ऐसा नहीं होता, फंक्शनलिस्ट का अप्रोच अलग है। वो ये कहता है कि बॉडी एक सिस्टम की तरह हर पार्ट अपना अपना काम कर रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में कैपिटलिज्म और इसकी अप्रोच हो रही है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या हो गया कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कि भाई सोसाइटी इस तरीके से बिहेव कर रही है तो अकॉर्डिंगली हम समझेंगे, है ना। तो ये चीज़ें अलग अलग हो गई, क्लियर है। मतलब साइकोलॉजी में ऐसे समझ लो कि माइंड इमोशन या आपकी पर्सनैलिटी पे फोकस करता है, ये सोशल सिचुएशंस में एक्टिंग एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये केस पे बस बिहेव करेगा, जो साइकोलॉजिकल होगा माइंड होगा आपका, ठीक है, इमोशंस होंगे, आपकी पर्सनैलिटी होगा, वो कैसे आप पे फोकस करती है, क्लियर है। फंक्शनलिस्ट आपको बता ही दिया मैंने, उसकी जो हमारे टेलकोन पार्सन थे वो ऐसे ही कहते हैं कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पे फोकस करती है, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उस पर फोकस करते हैं, और इंडिविजुअल एक्टिंग या उसके इंप्रेशन बनाने में इसका कोई फोकस बेसिकली नहीं होता फंक्शनलिस्ट का। कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया जैसे कार्ल मार्क्स का है, तो उसमें पावर एंड इक्वालिटी और क्लास स्ट्रगल इन सब पे फोकस करते हैं, माइक्रो लेवल पे बिहेवियर पे ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, इंटरेक्शन में एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, है ना। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये दिया था हमारे G.H. मीड भाई साहब ने, है ना। और साथ ही साथ इनके साथ थे जिनका नाम था, हाँ, हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। वो ये कहते हैं, ये लोग सिंपल से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में भी बात होती है कि लोग जो है वो सिंबल्स के थ्रू बात करते हैं, लैंग्वेज या गेस्चर्स होते हैं। जैसे आप बाथरूम में जा रहे हो तो एक सिंबल बना होगा ऐसा, तो वो मेल का होगा, फीमेल का ऐसा फ्रॉक बना होगा। जैसे रेड लाइट के सिग्नल पर रेड पे आप रुक जाते हो, ग्रीन पे चले जाते हो, ये क्या इंटरेक्शन सिंबल्स के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी में रोल प्लेइंग का, रोल प्लेइंग, ठीक है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, जैसे आप कोई भूमिका निभा रहे हो, हर सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोल प्लेइंग। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हु डिफाइंस रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। ये तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आप कर ही दोगे, ये मैल डर्कहाइम भाई साहब ने बोला था, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका तो आंसर सिंपल सा है कि किसने धर्म को पवित्र चीज़ों से संदर्भ में विश्वासों और प्रार्थनाओं के एकीकृत तंत्र के रूप में परिभाषित किया है, क्लियर है। तो ये तो इमाल डरकाम ने करा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब ये देख लेते हैं कि रिलीजन के बारे में हम जान लेते हैं। रिलीजन के बारे में देखो, कार्ल मार्क्स भाई साहब ने सिंपल से बोला, उन्होंने बोला कि ओपियम ऑफ द पीपल है या ओपियम ऑफ द मासेस है, ठीक है, ओपियम ऑफ द मासेस है। जैसे कि रिलीजन लोगों को रियल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी उससे डिस्ट्रैक्ट करेगा, इनइक्वालिटी को जस्टिफाई ही नहीं करता। जैसे गरीब लोग सोचते हैं कि भगवान सब ठीक करेगा, बट ऐसा नहीं होता। इससे वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये हो गया ओपियम ऑफ द मासेस। तो मतलब मार्क्स रिलीजन को कंट्रोल एज अ इल्यूजन के रूप में देखता है। वो देखता है कि भाई जो रिलीजन है ना, वो लोगों को उसकी रियल प्रॉब्लम देखने ही नहीं देता, वो उनको एक्सेप्ट करवा देता है कि यही भाई दिक्कत है और भगवान सब सही कर देगा। लेकिन मैक्स वेबर भाई साहब क्या कहते हैं, मैक्स वेबर भाई साहब कहते हैं कि जो उनका व्यू जो है, रिलीजन का फोकस है मेन और एक्शन पर, ठीक है। मतलब उनका फेमस ये था कि जो इनका थ्योरी थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, वो इनका कॉन्सेप्ट था, उसको प्रमोट करता है। मतलब प्रोटेस्टेंट में किस चीज़ को, कैपिटलिज्म को प्रमोट बेसिकली ये करता है। मतलब प्रोटेस्टेंट लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, और रिलीजियस स्टडी को, रिलीजन को वो एज अ ड्यूटी समझते हैं। उनका इकोनॉमिक सक्सेस बढ़ा देता है वो चीज़। तो वेबर बेसिकली जो रिलीजन को मोटिवेशन और मीनिंग के रूप में समझते हैं, यूनिफाइड सिस्टम वाली डेफिनेशन नहीं देते वो, कि जो इन्होंने दिया था कि जो डरकाइम ने दिया था कि यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ है। बट यहाँ पे जो मैक्स वेबर भाई साहब हैं वो कहते हैं वो रिलीजन को एज अ मोटिवेशन की तरह देखते हैं, और उसके मीनिंग को मतलब इस तरीके से समझते हैं कि वो एक उनको प्रोग्रेसिव अप्रोच दिलाता है, एक इकोनॉमिक अप्रोच दिलाता है। वो इसको रिलीजन को एज अ ड्यूटी की तरह बताते हैं, जो प्रोटेस्टेंट के लिए उन्होंने बोला, क्लियर है। अब डिर्कहाइम का हमें पता ही है कि उन्होंने रिलीजन को कैसे देखा। उन्होंने रिलीजन को देखा कि रिलीजन को ऐसे देखा कि वो उनको यूनिफाइड बिलीफ की तरह मानते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, सेक्रेड होंगी, कुछ सेक्रेड होंगी चीज़ें, ठीक है, कुछ कम्युनिटी ड्रिवन होंगी, तो इसको एज अ यूनिफाइड बिलीफ की तरह देखा है, ठीक है। अब बात आती है हमारे जॉर्ज सिमल भाई साहब की। ये क्या कहते हैं, ये रिलीजन को इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन के रूप में देखते हैं। मतलब इंडिविजुअल का क्या होगा, रिलीजन जो होगा वो कैसा होगा, वो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होगा, है ना, एक्सपीरियंस होगा, और साथ ही साथ वो कैसा होगा, इंटरेक्शन के रूप में देखेंगे कि वो कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है। इंसान का पर्सनल फेथ
या स्पिरिचुअलिटी, वो सिंपल चीज़ बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो साइमल का जो रिलीजन वो इस तरीके से बता रहे हैं कि पर्सनल लेवल पर समझते हैं, वो फॉर्मल डेफिनेशन उसकी कुछ नहीं देते। ठीक है, सबका रिलीजन वो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सिंपल चीज़ है, ये बता रहे हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो अगर मैं आपको जिस्ट के हिसाब से पूरा समझा दूं कि सब लोग आपस में रिलीजन के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो वो इस तरीके से है कि जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं वो इल्यूजन बता रहे हैं किसको, और कंट्रोल करता है वो। मैक्स वेबर क्या कर रहे हैं, मैक्स वेबर उसकी मीनिंग और मोटिवेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्या वो मीनिंग दे रहा है। डरखाइम हमारा उसको सेक्रेट प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे हैं कि वो एक यूनिफाइड बिलीव है। सैमुअल भाई साहब बता रहे हैं कि वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 5 क्वेश्चन करेंगे और सारा पढ़ लेंगे एक बार में। तो इससे आपको क्या है कि पूरा एक बार क्लियर हो जाएगा कि PYQ कैसे सॉल्व करते हैं, और हमने सबके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? ओके गाइस, बाय।